अबू डैडी क्या हुआ, क्यों मार रहे हैं इन मासूमों को? झूठ का आमस है कि सनी की फिल्म देखने जा रहे हैं। 20 मिनट तक देखता रहा, सनी देओल की जगह पे सनी लियोनी कदर मचा रही थी। It gives me great pleasure because this gentleman, I have observed his journey from Comedy Circus to now another 100 crore hit, that is Dream Girl 2. So, Raj Chandalia, a huge welcome to you on filmishanme.com. It's such a joy to have you. Thank you so much for joining us. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, सौभाग्य हमारा है। तो ड्रीम गर्ल 2 के बारे में बात करते हैं। आई मीन ऑनेस्टली राज, इस फिल्म को लेके मुझे ना इतना मजा आया, आई कैन नॉट टेल यू। इतने सालों बाद एक ऐसी कॉमेडी फिल्म देखी जो सही मायनों में वोक था, बट एट द सेम टाइम it was done very sensitively and it was so hilarious to watch. ये सब चीजें कंबाइन करने में एक डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपने किस तरह का एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था, सेंसिटिविटी, नॉट क्रिंज और क्रॉस ह्यूमर, बट अच्छा मैच्योर ह्यूमर लाना स्लैपस्टिक कॉमेडी में? कितना सारा वो मिशन करना पड़ा आपको? ये होता है कि जब भी आप एक फिल्म बना रहे हो, स्पेशली एक कोई फ्रेंचाइज है जो पहले सुपरहिट हो चुकी है और उसकी कहानी को लेकर, उसके किरदारों को लेकर आगे बढ़ना इज वेरी टफ टास्क, स्पेशली इन कॉमेडी। सो कोशिश हमेशा यही होती है कि लोगों को एंटरटेन करें, लोगों को अपनी कॉमेडी से हंसाएं। आई जस्ट वांट टू मेक पीपल लाफ, यू नो। और उसमें यह है कि प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि आपको काफी सारे कैरेक्टर्स के साथ फिल्म को लेकर चलना होता है, और ये कोई टेलीविजन नहीं है कि आज चलो फ्राइडे का एपिसोड खराब हो गया तो मंडे वाला ठीक कर लेंगे। हम्म। ये 2 घंटे में हमें वो सब देना होता है जो जो पब्लिक चाहती है, उनके पैसे वसूल हो। तो टास्क तो बहुत टफ था, लेकिन क्योंकि मैं ये करता आ रहा हूँ काफी सालों से, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे वो सिचुएशंस पता होती हैं, मुझे वो कैरेक्टराइजेशन पता होते हैं कि किस चीज को कैसे डिफाइन करना है। तो मेरे लिए बहुत क्या बोलते हैं, टफ तो था, लेकिन उतना टफ नहीं था, क्योंकि ये मथुरा का, आगरा का जो आपने वर्ल्ड देखा है, ये जो जिस किस्म की ब्रज की कॉमेडी देखी है, तो वो लोग देख चुके हैं इससे पहले। तो जी। उसमें बस ये वर्ल्ड मैंने जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, और जो लोगों को बहुत पसंद आया। जी, बट आई थिंक अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे, स्पेशली 90s में देखे तो अक्सर ऐसी कॉमेडी फिल्म्स थी दैट हैवंट एज्ड वेल। आई फील लाइक अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें आज के जमाने की और तब की बात, आई मीन ऑफ कोर्स जमाना अलग था, बट स्टिल कुछ बातें या कुछ चीजें दे वेरी ऑफेंसिव, बॉडी शेमिंग को लेके, मिसोजिनी को लेके। इनफैक्ट जेंडर रोल्स एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ड्रीम गर्ल टू, बिकॉज it's very rare where you've seen, like, Hollywood films mein agar aap dekhe to we've had like Big Mama's House, for example, where the main male actor dresses up as the woman, but he does not caricaturize the fact that he is as a woman. And it can veer into a zone where it could be quite transphobic, it could come across as very, jaisa kehte hain, misogynistic ho sakti hai. But I think Dream Girl 2 ne bahut बारीकी से वो पेश किया था। अब यू नो क्योंकि अभी देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अरे ये तो हीरो है, ये लड़कियों की तरह क्यों ड्रेस कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है। हाउ हैव यू डेल्ट विद सच रिएक्शंस एज वेल, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। सर देखिए, मैं आपको बताऊं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। और हम ये हमेशा चाहते हैं एज अ फिल्म मेकर, एज अ राइटर डायरेक्टर, कि कोई भी ऐसी कोई बात ना उठे फिल्म में जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो। लेकिन कॉमेडी को कॉमेडी की तरह अगर आप नहीं लेंगे तो फिर सवाल बहुत उठते हैं। आज अगर मैं एक एक्शन फिल्म को एक्शन फिल्म की तरह ना लूं कि ये क्यों मार रहा है इनको, क्यों बेचारों को लग रही है, तो ये तो हर्ट कर रहा है लोगों को, यू नो तो क्या होता है कि आपको हम एक डिस्क्लेमर डालते हैं, इस फिल्म के सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक हैं, जी। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो डिस्क्लेमर डालने की वजह ये होती है कि ये एक प्योर एंटरटेनमेंट है, आप आए, आप उसे देखें, और उस नजर से ना देखें जहां पर सवाल खड़े हों। एक लड़का लड़की बन सकता है, सालों से होता आ रहा है, हमारे रामलीला में होता आ रहा है, दशहरे में होता आ रहा है, वहां लड़के ही लड़कियां बन के अपने को जो द्रौपदी थी या सीता थी उनको प्ले करते थे। तो उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लड़का लड़की क्यों बना हुआ है, और ये तो ये पात्र है, ये किरदार है, और हर इंसान
चाहे कोई लड़का, उसके अंदर एक लड़की हमेशा होती है और एक लड़की के अंदर हमेशा एक लड़का होता ही है। तो इसमें इसमें कोई वो बात नहीं है कि हाँ जेंडर इक्वालिटी की बात हो गई या वुमन एम्पावरमेंट की बात हो गई या किसी को हर्ट करने वाली बात हो गई। कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लें, आप 2 घंटे की फिल्म देखें, उसके मजे लें, एंटरटेन हो, दैट्स इट। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि सवाल तो फिर टाइटैनिक पे बहुत लोगों ने उठाए हैं, शोले पे उठा दिए लोगों ने। तो हम्म, बात वो नहीं है, बात है कि फिल्म को फिल्म की तरह लिया जाना चाहिए। उस फिल्म से आप क्या सीखते हैं एंटरटेनमेंट के अलावा, वो आप लेकर घर जाएं, ना कि वो। वरना कमियां तो किस चीज में नहीं है, कमियां चांद में कमियां निकाल देते हैं लोग कि दाग पड़े हुए हैं चांद पे, यू नो। हम्म, तो आपने अगर किसी को चांद माना है तो वो दाग के साथ माने आप फिर। जी, बिल्कुल। पर आई थिंक कास्ट के बारे में बात करते हैं। आई मीन व्हाट अ ब्यूटीफुल कास्ट, ऑनेस्टली। आई थिंक you've या got some of the finest talents of our industry in this movie. I mean Ayushmann for me literally hit it out of the park. I think ये जो उन्होंने क्या सिक्सर मारा है उनकी परफॉर्मेंस को लेके। I mean I cannot stop gushing over Jamna Par and his expressions in Mar Jawangi. अरे, like it was too good. Even if we look तो at Vijay Raj sir, Paresh ji, Seema Pawa ma'am, I mean, to get the cast, Raj. परेश जी के साथ मैंने मेरी पहली फिल्म की थी वेलकम बैक। वेलकम बैक वो सीक्वल था वेलकम का, अनीस बाज़मी साहब ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म। तो उस दौरान परेश जी से मेरी मुलाकात हुई थी और वो बड़े इम्प्रेस हुए थे मेरी डायलॉग राइटिंग से। और उन्होंने मुझे कहा था कि डेफिनेटली विल वर्क टुगेदर सून। अब सून में 8-10 साल लग गए, यू नो। लेकिन उनको जब मैंने बताया कि मैं इस किस्म की फिल्म कर रहा हूँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ड्रीम गर्ल 1 में अ, अन्नू जी और परेश जी दोनों को कंसिडर किया गया था रोल के लिए, फादर के रोल के लिए। तब Hmm. अन्नू जी से पहले बात हो गई और अन्नू ने तुरंत हाँ कह दिया, तो फिर परेश जी के साथ वो चीज नहीं हो पाई। तो फिर सेकंड जो इंस्टॉलमेंट हम लेकर आए उसमें मैंने उनको कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, आई रियली वांट यू टू दैट कैरेक्टर। तो वो उन्होंने हाँ बोल दिया लेट्स डू इट। और उसके बाद जो बाकी कास्ट है उसको तो मैंने सिर्फ एक बार बताया कि मैं ड्रीम गर्ल का एक्चुअली एक फ्रेंचाइज का सेकंड इंस्टॉलमेंट लेकर आ रहा हूँ। तो किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या है फिल्म क्या नहीं, बोले लेट्स डू इट। उसमें विजय राज भी हैं, उसमें राजपाल यादव साहब भी हैं, उसमें मनोज जोशी जी हैं, असरानी साहब, और बाकी जितने भी स्टार कास्ट है वो ड्रीम गर्ल 1 में भी थी। तो मुझे एक ऐसी कास्ट चाहिए थी जो जिनकी इंडिविजुअली आइडेंटिटी, जिनकी इंडिविजुअली पॉपुलैरिटी बहुत है, और जो जो कैरेक्टर में फिट बैठते हो। तो ये सब ने मिलकर इतनी अच्छी फिल्म दी है मुझे, जिसके कोई आप देख ही रहे होंगे हर जगह से इतने इतने फिनोमिनल रिस्पॉन्स आया है। तो ये वो लोग हैं जिनको जिनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में बहुत ही मैच्योर और एक्सपीरियंस लोग हैं, कॉमेडी के मामले में खासकर। Hmm. तो ये कास्ट जितनी, ये ड्रीम कास्ट जिसको कह सकते हैं, ड्रीम कास्ट जो प्रियन सर की फिल्मों में होती थी, प्रियन दर्शन सर की फिल्मों में। Yeah. और मुझे कई मैसेज भी आए कि प्रियन सर वाला जो जो वर्ल्ड है आप लेकर आए हैं वापस, और True, बहुत अच्छा actually. लगा, और मुझे मुझे बड़ी खुशी है कि लोग इस तरीके से कंपेयर करते हैं इस कास्ट को। तो और मैं दोबारा इस कास्ट के साथ अगली फिल्म जो है उसमें जरूर इन सबको लेना चाहूंगा। जी, बिल्कुल, absolutely. But I think, it's very interesting because I think जब आप कॉमेडी सर्कस में काम कर रहे थे, I also noticed कि आपके जो सारे हिट एक्ट्स थे, I think mostly with Krishna and Sudesh and Kapil Sharma, if I'm not या mistaken. Um, even then you would have a sort of social messaging as well in some of ये the acts. You produced a film called Janhit Mein Jari last year, which I thought was one of the best films we saw, and I think Nusrat was marvelous in that film. थैंक Um, यू थैंक यू। so जब सोशल मैसेजिंग की बात आती है, मैं हमारा जो पहला क्वेश्चन था बैलेंसिंग के बारे में, एक मिश्रण पेश करना। तो जब आप एक सोशल मैसेजिंग को पेश करते हो, तो वो क्या फैक्टर्स आप माइंड में रखते हो जब आप एक चीज लिखते हो या डायरेक्ट करते हो? जी, ऐसा है कि आप जब एक फिल्म बना रहे होते हैं आपको ये ख्याल रखना होता है कि आप एक फिल्म के साथ अगर मैसेज दे दें, वो अगर एक बंदे को भी अगर समझ आता है तो हमारे लिए बड़ी बात होती है, यू नो। और उसमें मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ वो मैसेज आपका पर्सनल भी हो सकता है, सोशल इशू भी हो सकता है। और कॉमेडी के साथ जब आप मैसेज देते हैं तो लोगों को ध्यान रहता है, कि जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को कड़वी दवाई देते हैं तो वो खाता नहीं है, लेकिन उसको अगर किसी स्वीट के साथ, चॉकलेट के साथ दे देते हैं तो वो खा लेता है, यू नो। तो दोनों चीज हो जाती है। तो ये जो हमारा जो मैसेज है ना, आप जो आज मैसेज की बातें यूथ से करेंगे, लोगों से करेंगे, उनको समझ में नहीं आती डायरेक्टली,
उनको लगता है कि यार ये क्यों हमें इतना प्रीची कर रहा है, ज्ञान क्यों दे रहे हैं ये लोग। तो वो मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि और कॉमेडी में खासकर जब आप एक मैसेज सटायर बोलते हैं, सटायर जिसको हम कहते हैं, हम्म। तो वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मुझे मुझे एज अ फिल्म मेकर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मैं सिर्फ इंटरटेन ना करूं, मैं एक वो बात भी कह जाऊं जो शायद लोग जानते हैं लेकिन उसको अमल नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि मेरी कॉमेडी में लोग सिर्फ हा 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 करके ना जाएं, कहीं ना कहीं एक सीरियस एक एक मैसेज, वो अंडर करंट मैसेज या सोशल, जो भी आप कह लें, जिस किस्म का मैसेज कह लें, वो जरूर रखता हूं मैं, ताकि लोग ये ना बोले कि हाँ हम सिर्फ हंस के आए, हम कुछ सीख कर भी आए फिल्म से। जी। वो मुझे हमेशा से लगता है। और आई थिंक 2013 में आपने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक खिताब मिला था, 600 लिम्का से बुक ऑफ ज्यादा। रिकॉर्ड्स। हाँ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 600 से ज्यादा स्क्रिप्ट्स लिखने जी का एक रिकॉर्ड आपने तोड़ा था, व्हिच इज एक्सेप्शनल। जी बट आई डू बिलीव दो, आई थिंक जो स्क्रिप्ट्स आपने लिखे थे कॉमेडी सर्कस के लिए, वो वो स्टिंट्स लिखना और फिर एक पूरी फिल्म को निभाना, I mean, it's a massive task. It's not या a quick work at all. What key lessons would you say you've learned from the first Dream Girl that really helped you with the second one as a director, as a filmmaker? फर्स्ट वन से मुझे जब मैं फिल्म कर रहा था, मेरी पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, और उसमें मैंने काफी कुछ सीखा। सबसे पहले तो ये सीखा कि आपके कैरेक्टर्स को लवेबल आप कैसे करते हैं ताकि लोग कैरेक्टर के साथ वो फिल्म देखें, और जब आपका कैरेक्टर लवेबल हो जाता है तो फिर आपका कैरेक्टर कुछ भी करे तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये Hmm. तो मैंने वो चीज सीखी। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि जितनी जल्दी फिल्म शुरू करें, जितनी जल्दी खत्म करें, वो मैंने सीखा उस फिल्म से। पहली फिल्म थी 2 घंटा 7 मिनट, ये है 2 घंटा 2 मिनट, मैंने 5 मिनट कम रखी है ये फिल्म। Hmm. तो लोगों ने मुझे ये भी कहा जल्दी खत्म हो गई, जल्दी खत्म हो गई, और होनी चाहिए थी, और होनी चाहिए। तो वो जो भूख है वो बरकरार रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स रियली रियली टफ कि आप लोगों को बोर ना करें कि अरे क्यों लंबी खिंचती चली जा रही है फिल्म, वो चीज सीखी। दूसरा ये सीखा कि कंटेंट इज किंग बट मार्केटिंग इज क्वीन। True. यू नो मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक फिल्म के लिए, तो वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिल्म आपने बना तो ली, अब लोग ही नहीं देख पा रहे तो फायदा नहीं कोई। तो ये भी बहुत बड़ी चीज सीखी। तीसरी चीज ये सीखी कि आपको अपने एक्टर्स को हैंडल कैसे करना है, जो इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, डेट्स उनकी, बाकी बाकी परफॉर्मेंस आपको और कितनी अच्छी निकलवा सकते हैं आप कैरेक्टराइजेशन जो आपने दिया उसका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उनका लिंगो, तो वो सब चीजें मैंने फर्स्ट से सीखी, जो मैंने भी सेकंड में लेकर आया हूँ मैं। जी, बिल्कुल। जी But I think when it comes to filmmaking, of course a creative process होता है और बहुत ही कमाल का process होता है, but also at the same time it's quite mechanical जब आप एक set पे काम कर रहे होते हो। There's जी so much going on. It's like या मैंने जब एक horror film के लिए एक interview लिया था, it's like जब वो horror film कर रहे होते हैं and then what we see on screen is completely different, and I'm sure comedy के बारे में ऐसा भी कुछ है, I'm sure. I mean, I don't know if you correct me if I'm wrong. मे, मेरे सेट पे तो मुझे लगता है कि हमने जितनी कॉमेडी आपको फिल्म में दिखाई है उतनी से ज्यादा सेट पे हुई है। अच्छा, मुझे अब जानना है. You have to tell हाँ, me right now. उसमें 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 हम मेरे सेट पे कभी मैं हमारे कोई सीरियस नहीं होता, खासकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो एक कॉमेडी बनाते टाइम अगर हम मजे नहीं लेंगे तो ऑडियंस मजे नहीं लेगी फिर। तो हमारे यहाँ पर माहौल यही होता था, राजपाल जी, परेश भाई, मंजोत, अन्नू जी, आयुष्मान, अभिषेक बैनर्जी, सीमा पावा, असरानी साहब, मनोज जोशी, जितने भी लोग थे, हम सब ने बड़ी मस्ती की है सेट पे। सब ने, इवन अनन्या, Hmm. तो सब ने बड़ी मस्ती की। और हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहीं के किस्से, कहीं की पुरानी बातें, कहीं के पुराने जोक, उन सबको हम लोग सुनते रहते थे। एक्टिविटीज होती रहती थी उसमें। खाना बड़ा अच्छा होता था। हम जब मथुरा में शूट कर रहे थे तो खाना को लेकर फिर रात को लेट नाइट शूट हो गए, तो डांस हम लोग बहुत करते थे। तो वो सारी मस्ती मजा हमने बहुत दिया। अन्नू जी की बातें, Hmm. अन्नू जी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में उनसे ज्यादा काबिल, उनसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला बंदा मैंने तो नहीं देखा। Hmm. ही हाँ. नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एवरीबडी, कैरेक्टर, रिलीज डेट, यू नो ईच एंड एवरीथिंग ही नोज। वो मतलब वो उस किस्म के हैं कि वो रॉन्ग नंबर पे भी 2-2 घंटे बात कर लेते हैं। Wow. वो इतने एंटरटेनिंग है वो।
तो जब आप हमारे सेट पे कभी आओ, कभी आप विजिट करो, देखना आप, माहौल हमारा ऐसा नहीं होता कि हम लोग बड़े सीरियस होकर कुछ ऐसा करते हैं। बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे टाइम हम लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं। कई दफा शॉट ओके हो जाता है, मैं कट नहीं बोलता हूँ, तो वो अपना बोलते रहते हैं सब लोग। उन्हें भी पता है कि सीन कट हो गया है, मतलब, लेकिन वो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो वो बड़ी मस्ती हमने की वहां पर, बहुत मजा आया। See, हम्म। मेरे हिसाब से ड्रीम गर्ल 2 इसलिए वर्क हुई है बिकॉज इसमें नंबर वन एक सिंसेरिटी है एंड आपने एक पल्स को जाना है ऑडियंस की। उनको मस्ती मजाक वो जो एक नॉस्टैल्जिक फील होता है फिल्मों में, दे आर लैपिंग नॉस्टैल्जिया अप लाइक दिस। अगर आप रॉकी और रानी की सक्सेस को देखो, आई मीन उसका काफी योगदान तो नॉस्टैल्जिया ही होगा उसमें। ऑफ कोर्स। तो ऑफ आपके कोर्स। लिए जब आप ये फिल्म बना रहे थे, तो यू मेंशन प्रियदर्शन, आई आल्सो फेल प्रियदर्शन, वर सम ऑफ हिज मूवीज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर यू? आई एम ह्यूज फैन ऑफ प्रियन सर। एंड उनकी फिल्म्स देख देख के तो बड़े हुए हैं हम, यू नो। हेरा फेरी हो, चाहे बाकी कितनी फिल्में आपने देखी है, मालामाल वीकली हो, चाहे वो ढोल हो, चाहे हलचल हो, हंगामा हो, तो वो उनका उनका उन वो इस वर्ल्ड के किंग हैं। उनको बड़ा फॉलो करता हूं मैं। और खासकर वो जो छोटे छोटे टाउन की जो फिल्में उन्होंने बनाई हैं, जो जहाँ पर कैरेक्टराइजेशन, फैमिली वैल्यूज, यू नो, वो सारी चीजें, तो मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ उनसे, उनकी फिल्मों से। सिचुएशंस उनकी इतनी ग्रेट होती हैं, कैरेक्टराइजेशन इतना बढ़िया होता है। तो मैं शुरू से, मतलब, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ये दो चार लोग तो हैं जिन्होंने जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी कमाल की फिल्में दी हैं। डेविड साहब हो गए, अनीस बादमी साहब हो गए, यू नो, नीरज वोरा जी हो गए, जिन्होंने लिखी थी फिल्में। तो ये दो चार ही लोग हैं जिन्होंने कॉमेडी फिल्मों में इतना कुछ किया है, और मैं हमेशा से इनका फैन रहा हूँ और आगे भी रहूंगा हमेशा। But I think as a filmmaker, I think comedy की बात तो आप definitely that's your forte for sure. But I think as a filmmaker उससे भी ज्यादा आगे, आपने एक serious film के लिए भी एक dialogues लिखे थे. I think it was called Bhumi, back भूमि। in 2017. Uh, how confident do you feel about venturing away from comedy and actually exploring more hard-hitting stories or maybe an action film like you mentioned as well? दुनिया की जितनी भी कॉमेडी है वो इमोशन से ही निकली है। उसका अपना कोई सोल नहीं है, कॉमेडी का अपना कोई वजूद नहीं है। उस इसलिए इसलिए विधा होती है जो अलग अलग, हम जो कहते हैं, यू नो, ब्लैक कॉमेडी, यू नो, स्टैपस्टिक कॉमेडी, फलानी कॉमेडी, अडल्ट कॉमेडी, ये कॉमेडी, वो कॉमेडी। तो ये जो, जब मैं ये भूमि फिल्म लिख रहा था, मुझे याद है कि मैं सीरियस वाकई बहुत अच्छा लिखता हूँ। मुझे कोई चांस नहीं देता सीरियस लिखने के लिए, या आप लिखें, क्योंकि मेरी जो कॉमेडी वाला जो मामला इतना चल रहा है, तो लोगों को लगता ही नहीं कि मैं सीरियस लिख सकता हूँ। Mhm. लेकिन जब मैंने वो फिल्म लिखी तो मुझे ये लगा कि आप वो लिखना मेरे लिए ज्यादा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि आप वहां पर कुछ भी नहीं लिख सकते। वहां पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोई चीज है, तो उसको आपको तरीके से बताना पड़ेगा वहां पर। भूमि में मैंने कई मुद्दे उठाए थे। भूमि में बहुत अलग अलग किस्म के मैंने डायलॉग लिखे थे जो अप्रिशिएट भी बहुत हुए। बहुत एक मैंने एक बात उठाई थी उसमें कि हमारे जो गणपति जी की जो आरती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख दे, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे। पुत्र क्यों लिखा गया, पुत्री क्यों नहीं लिखा गया उस वक्त? तो वो एक बड़ी चीज उनको उनको लगी कि हाँ, ये तो आरती में भी सिर्फ तवज्जो दी जा रही, इंपॉर्टेंस दी जा रही, लड़के को लड़की क्यों नहीं लिखा? तो वो बड़ा मुद्दा उस टाइम भी गरमाया था कि हाँ, ये बात तो सही है, ये सालों से आरती होती आ रही है, लेकिन आप ये मुद्दे उठाने के लिए आपको ऐसी फिल्में चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं कि लड़की का मायका होता है, ससुराल होता है, घर कहाँ होता है, पापा। तो आज तक वो चीजें जो छोटी छोटी हमने उठाई थी उसमें, तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि मैंने उस किस्म की फिल्म की। और मैं कहीं मुझे वक्त मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ऐसी फिल्में करना चाहूंगा जहां पर मैं सोशल इशू पे कुछ लिख सकूं, लोगों को एंटरटेन भी कर सकूं, और बड़ा मुद्दा, तो ऐसा मुझे 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 अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिले, डेफिनेटली आई राइट डाउन फॉर दैट। Sure. But I think also like we were again talking about balance because I think that's so important and having a middle ground. Even if we are speaking about faith or religion or community, I think अक्सर हुआ करता था कि खासकर एक रिलीजन को लेके I feel humor it was bearing the expense of one religion. I mean, I love Jaane Bhi Do Yaro and I think it was a great film.
But when I see the Mahabharat scene, I think thinking of it now, it is quite borderline offensive. I do find it quite offensive. See, I understand कि हमारी जो religion है, हमारी जो faith है, वो बहुत strong है और एक film से हिलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. But it's just like, why just one community? Why just one faith and not the other? या तो दोनों तरफ से करो, या तीनों तरफ से करो, या तो मत करो. You get what I'm saying? So it has to be balanced, don't you think? Also. सी एक बहुत ही सिंपल सी बात है। जो चीज हमारे जहन में है, जिन्हें हम जानते हैं, जिन किरदारों को हमने सुना है, समझा है, हम उन पे ही कुछ कर सकते हैं। जिनके बारे में हम जानते नहीं, जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है उतना, जिनको हमने उतना देखा नहीं है, उसको हम अपनी पर्दे पर नहीं उतार सकते। और दूसरी बात है, हमारा 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 इसका उसका वो वाली बातें हैं। एंटरटेनमेंट आप करते हैं तो आप, मेरा बस ये है कहना कि आप कभी भी कुछ नेगेटिव ना दिखाएं उसमें उसमें आप फिर कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, उसमें आप जब तक लोगों को ये लगता है कि नहीं ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो उसके अलावा जब आप नेगेटिव या किसी को हर्ट करते हैं सेंटिमेंट्स उनके, मुझे वो थोड़ी तकलीफ होती है। वो फिर कोई भी रिलीजन हो, ऐसा नहीं मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, कोई भी हो। वो एक व्यक्ति विशेष वाली बात नहीं है कि यार मैं पर्टिकुलरली आई एम डूइंग इट फॉर देम ओनली, यू नो। तो उसका उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मुद्दे की बात तो कहीं भी उठ जाती है। आप धर्म से कोई लेना देना नहीं है उसका। बॉयकॉट कर देते हैं लोग कभी कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे डॉगी को आपने इतना बोल दिया, वहां पर आपने उसको स्नेक को बोल दिया, आपने उधर वो हॉर्स को बोल दिया, आपने वो पीछे जो पर्दा लगाया था वो अप टू वो नहीं था, वहां चप्पल पहन के आप चले गए, वहां पर। तो ये सब चीजें वो लोग करते हैं जिन्हें यही करना आता है। जो जो फिल्म को फिल्म की तरह नहीं देखते हैं कि भाई एक फिल्म बनाई है आपने, उसमें उसमें कई सेंटिमेंट, किसी की कोई हर्ट नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज नहीं है कुछ, ये शुरू से होता है। जी. ये अब की बात नहीं है, ये तो सालों से होता है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म को फिल्म की तरह ट्रीट करें आप। और जितने भी ये लोग जो मुद्दे उठाते हैं, ये मैं तो कहता हूँ देश के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, फिल्मों के लिए तो मुद्दे उठाने जाते हैं ये लोग। ये देश के लिए, अपने धर्म के लिए उनको क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये सिर्फ इनसे इनको बातें बनानी आती हैं सिर्फ, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। गलत तो चीजें ठीक है चलो, लेकिन सॉल्यूशन क्या है वो तो बताइए आप। जी, बिल्कुल. हाँ, यू नो no, I agree with you. I think it has to, like I said, has to be hand in hand. अगर कोर्स। अगर अगर वो, and I think अगर कोई boycott करना भी चाहता, then that's completely entitled to their choice also. And I think the good thing is the Hindi filmmakers have learned from that movement. And या I'm glad that they've taken it positively और हम अब अच्छी फिल्मों को देख रहे हैं. ऑफ And I think कोर्स। that's one good thing. It's good feedback and उस पे अमल करना, आई थिंक बहुत अच्छी बात है. बट राज, आपने बहुत अच्छी बात कही अभी भी, दैट कॉमेडी इमोशन से ही आती है, एंड दैट्स सच अ ट्रू थिंग. अगर आपने जोकर देखी होगी ख्वाकिन फीनिक्स की, तो यू विल नो कि एक हंसता हुआ आदमी के पीछे, या इवन राज कपूर को भी ले लो, कि एक या हंसता हुआ आदमी के पीछे बहुत सारे गम छुपे होते हैं. बहुत। um, आपकी जिंदगी में, very honestly, Raj, I want to ask you. I'm sure this comedy lines must not have just been something that's in instinctive. It must be coming from a place where you've also been broken at some point in your life. Would you agree? Would you say that you have faced a great deal of यस यस यस। sadness and pain? I faced uh lots of time, I mean not once। मैंने एक बात ही की थी कि अगर दुनिया में गम ना होते तो मुमकिन है शायद हम ना होते। और इन खुशियों का एहसास होता भी तो कैसे, अगर सोचो हम पे वो सितम ही ना होते। तो ये अगर आपको इमोशन से नहीं गुजरे हो, आप तकलीफों से नहीं गुजरे आप, तो आप कॉमेडी नहीं लिख सकते। ये बहुत स्पष्ट है, बहुत ही मैं क्लियर तौर पे कह दूं कि जब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जब आप किसी को डराते हैं अंधेरे कमरे में, हाँ, तो आपकी हंसी निकल जाती है, लेकिन उसका इमोशन बहुत बड़ा है। या आप केले के छिलके से गिरते हैं तो लोगों की हंसी निकल जाती है, लेकिन उसके लिए इमोशन है बहुत बड़ा, तकलीफ हुई है उसको। Hmm. तो निकली तो इमोशन से ही है कॉमेडी। हम लोग खुशी के आंसू बोलते हैं कि ये बेटा ये तो खुशी के आंसू है, यू नो तो वो वहीं से निकलती है। आप कहीं भी आप चले जाएं, आप जब तक आपको गरीब, जैसे हमेशा कहते हैं ना, ये मजाक हमेशा गरीबों को उड़ाया जाता है, अमीरों का मजाक नहीं उड़ता कभी। तुम True. गरीब तकलीफ, गरीब गरीब तकलीफों से निकला है, उनको पता है। हमने बहुत सारे शोज किए हैं। आपको मैं बताऊं, बहुत एक एक वाक्य बताता हूँ आपको।
हम लोग लाफ्टर चैलेंज कर रहे थे। मेरा पहला शो था अनऑफिशियली। मैं किया करता था वो शो। ऑफिशियली नहीं, मैं चला जाया करता था वहां सेट पे और सीखता था चीजों को धीरे 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 धीरे। तो वहां जब पहला सीजन था तो हमारे ग्रेट, अभी तो राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन राजू श्रीवास्तव साहब, सुनील पाल, नवीन प्रभाकर और बाकी जितने भी कॉमेडियंस थे, उनके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने कॉस्ट्यूम बनाने से मना कर दिया था। What? क्या? क्यों ना, आई कांट मेक एनी कॉस्ट्यूम फॉर दीज गाइस बिकॉज they don't have class, I really want those people, जो क्लास मेरे कॉस्ट्यूम्स को ये वो वहां बस ये सब बहुत लफड़ा हुआ। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो बनाया उन्होंने कॉस्ट्यूम। आप देखेंगे पूरे सीजन में सिर्फ दो ही कॉस्ट्यूम पहन के आए हैं लोग, एक रेगुलर एपिसोड में और फाइनल में, तो वो आपने आपने उनको बड़ा बारीकी से नहीं ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो हंसाने वाले लोग हैं। तब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी हंसाने वाले लोगों को। जी। मैंने वो दौर देखा है जब जब एक सिंगर के साथ कॉमेडियन जाता था। सिंगर जब थक जाता था तो कॉमेडियन कॉमेडी करता था फिर बीच में फिलर, एज अ फिलर। Yeah, true. और अब मैं वो दौर देख रहा हूँ जहां पर कॉमेडियन के साथ सिंगर जाता है। जब कॉमेडियन थक जाता है तो सिंगर गाता है। तो मैं हाँ। वो 15-17 साल 20 साल वो देख कर आया हूँ। तो ये उनके इमोशन आपको नहीं पता होंगे। मैं जब कॉमेडी सर्कस करता था मुझे पता है। ख्याली हमारे एक कॉमेडियन है, ख्याली। हाँ, 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 हाँ। ख्याली के फादर या मेरे ख्याल में मदर एक्सपायर हुई थी। और वो यहाँ पर कॉमेडी कर रहे थे, वीआईपी, उनकी उनकी मदर एक्सपायर हुई थी, वो यहाँ कॉमेडी कर रहे थे उस वक्त। तो मैं हम्म। वो दौर देख कर आया हूँ। वो इमोशन से निकली हुई कॉमेडी मैंने देखी है, मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने लिखी भी है। बहुत 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 सालों तक तो मैंने 3-4 साल लगभग मैं तो बड़ा उसमें रहा कि काम के सिलसिले में मेरा आना जाना होता था, और बड़े दुख तकलीफों के बाद ये सब चीजें निकल के आई हैं। तो वो जो एक अलग कहानी है, लेकिन इमोशन से ही कॉमेडी निकली है। ये मैं बता दूं जहनी तौर पे। Right. Thank you so much for sharing that. It's really sad that so much suffering has happened to our artists who we look up to as legends now. It's very या sad that या they've gone through so much. But no, Raj, I want to talk a bit more about you. I mean, आपने जिस तरह से बोला है, it's beautiful that the way you've said that. But I think when you are dealing with grief, and I think even I'm sure for Khayali as well, even VIP when they were performing, I cannot even imagine the misery they must have been going through at that point. Um, but to still actually continue, and I know the show must go on, but जितना आसानी से हम बोल सकते हैं, but उसको actually करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. तो राज, आपके लिए जब आपने डिसाइड किया था कि आप राइटर बनना चाहते हो, uh, what what feelings, what emotions really helped you to channelize that through the art of writing? See, I was doing my B from Bhopal, second year. That was my second year. I came to Mumbai in 2007. I came here. मुझे किसी ने बोला कि आप राइटर बनना चाहते हैं। मैंने ये बनना नहीं चाहता, मैं बताने आया हूँ कि मैं राइटर हूँ। और मैं शुरू से राइटिंग ही करने आया था, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि मैं लिखना चाहता था, बहुत कुछ लिखना चाहता था, अभी भी लिखना चाहता हूँ, अभी आगे भी लिखूंगा। और मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हर किसी को लिखना चाहिए, हर किसी को कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। और बिकॉज विदाउट राइटिंग आप अपनी इमोशन को आज आज फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये इतने पॉपुलर इतने क्यों हुए? उसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि आप अपने दिल की बात वहां लिख देते हैं। Hmm. वो जो वॉल है जिसपे हम कहते हैं दीवार पे कुछ मत लिखिए, वो दीवार जो उन्होंने दे दी, उस दीवार पे आप अपने दिल की बातें लिख देते हैं तो आपका बोझ हल्का हो जाता है, यू नो। और जब आप बोझ हल्का करते हैं तो आपके लिए वो चीज बड़ी हो जाती है, यू नो। तो राइटिंग एक ऐसी विधा है कि देखिए, लिखते समय कोई डायरी लिखता है, कोई कोई अपना कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। लेकिन प्रोफेशनली क्या नहीं लिखना है, वो राइटर का काम है। क्या ये नहीं लिखना? तो मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं एज अ राइटर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाऊं। और वो कॉमेडी में तो आसान होता नहीं है। इनिशियली मैं जब आता था, मैंने कुछ ऐसी चीजें लिखी थी, सीरियस चीजें लिखी थी मैंने। तो मेरे लिए सीरियस थी, लोग हंस गए, हंस पड़े उस पे। तो मैंने लगा यार ये तो हंस रहे हैं इस पे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो कॉमेडी थोड़ी लिखनी चाहिए, तो हंस रहे हैं सारे लोग। तो फिर मैंने कॉमेडी लिखनी शुरू की और फिर वो विधा चलती गई। फिर 2013 तक मैंने कॉमेडी सर्कस लिखा।
फिर कॉमेडी नाइट्स, और उसके बाद फिर मैं फिल्मों में आ गया। और जैसा अभी देख रहे हैं आप, फिर ड्रीम गर्ल 1, फिर ड्रीम गर्ल 2, देन अब देखें नेक्स्ट क्या है, तो चीजें वही हैं, चलती रही हैं पहले से। आपने बहुत अच्छा मैं इस बात को सेगवे कर रहा हूँ बिकॉज आई फील लाइक आपने नेक्स्ट बोला ही है एंड आई हाँ। थिंक दैट यू आर नाउ sort of building your own empire I think and I think it's wonderful but one side question I have to ask you आपने कृष्णा को क्यों नहीं लिया फिल्म में मुझे देखना है कृष्णा को यस, नहीं नहीं कृष्णा और नहीं, आई आई सुदेश को आई 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 आपको बहुत बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुदेश जी को मैंने अभी इस फिल्म में लिया है। हाँ हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स हाँ इसमें पहली फिल्म में कहीं कोई ऐसी कैरेक्टर नहीं थी कि जो मैं उनको दे पाऊं, बड़ा कैरेक्टर कोई। और इसमें भी काफी कुछ था जो हमने एडिट पे निकाल दिया, जो शायद ओटीटी के उस पे आएगा। और कृष्णा को मैंने पहली फिल्म में भी कॉल किया था, लेकिन तब कृष्णा एक कोई शो कर रहे थे और उनके पास डेट्स का इशू हो गया था, हमारा क्लैश कर रहे थे डेट्स। उस टाइम वो आई थिंक नच बलिए कर रहे थे। ओह ओके तो आई 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 कॉल्ड हिम फॉर महेंद्र वाला कैरेक्टर, जो प्लेड बाय अभिषेक बैनर्जी। ओह फॉर दैट कैरेक्टर आई कॉल्ड हिम। एंड बहुत कम लोग जानते हैं कि आई हैव ऑफर्ड ड्रीम गर्ल टू कपिल फर्स्ट। no way really what as in the main role यस 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 यस। wow इनिशियली आई वाज नॉट डायरेक्टिंग द फिल्म, आई वाज राइटिंग ओनली। तो मैंने कपिल को बोला ऐसी सी बात है, बट कपिल भी कहीं बिजी थे और उनकी एक फिल्म आ रही थी। ही वाज डूइंग फिरंगी आई थिंक द हाँ टाइम। तो फिर बात ये हुई। चाहता तो मैं हमेशा आयुष्मान को ही था, तो आयुष्मान से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था उस दौरान। तो जैसे हम लोग शूटिंग पे मिलते हैं, बातों बातों में मैंने कहा कि एक फिल्म है, आप देख लो, सुन लो, क्या है कैसा क्या है। तो फिर मुझे लगा नहीं, ये फिल्म आयुष्मान के लिए ही बनी है और आयुष्मान ही करेंगे। देन आई कॉल आयुष्मान। Wow, interesting. Yeah. Very, very interesting. Well, I would love to know what you've got planned next because I know मैंने आपके Facebook पे देखा है because हम connected हैं वहाँ पर और Yeah. आपने बहुत सारे announcements like किए हैं. There's so much coming up. If you Yeah. could please dissect some of those projects for us, that would be wonderful. See, one of my film which I'm producing, it's coming on floor from November. इट्स अ वेरी गुड फिल्म, वेरी यूनिक फिल्म। उसके बाद फिर फैब में है, फिर मार्च में है एक फिल्म, वो है। एंड जो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। आई हैव 2-3 स्क्रिप्ट्स एंड 6-7 हीरोज। तो किसको कौन से Oh, सुनानी है, कौन सा क्या है, कैसा क्या है, वो एक बार आई एम जस्ट जस्ट थिंकिंग ऑफ कि क्या अब मेरा नेक्स्ट होगा, जो शायद मुझे इससे भी ऊपर कुछ अच्छा करना है, इससे बेहतर कुछ करना है, तो माय नेक्स्ट विल बी माय बेस्ट। oh, really? Nice. And is this a comedy film? Are these comedy Of movies? course, of course. Without comedy, I can't write anything. Lovely. No, that's wonderful to hear, Raj. But Raj, honestly, मुझे आपसे इतना ज्यादा मजा आया बात करके because मैं I आपके same. हर एक एपिसोड देखता था कॉमेडी सर्कस का. इनफैक्ट Thank you. तो मेरी एक परिचय हुई है कॉमेडी को लेके, इंडियन कॉमेडी को लेके. ऑफ कोर्स फिल्में तो थे ही, बट आई थिंक कॉमेडी सर्कस वाज अ ह्यूज ट्रेल ब्लेजर. आई थिंक व्हाट डांस इन द डांस वाज फॉर डांस शोज, कॉमेडी सर्कस वाज फॉर कॉमेडी शोज. Exactly, exactly, And I can exactly. never forget that. And it was such a beautiful show. And I think that really got us all, involved and really got us engaged. And I think it's wonderful the journey you've had. Honestly, it's Thank wonderful. you, thank you, thank you. Still, the journey is not a destination. हाँ हाँ बिल्कुल सफर खूबसूरत है मंजिल से भी as the very wonderful song goes but no but बहुत मजा आया आपके साथ बात करके राज थैंक यू सो मच बहुत धन्यवाद आपका Thank you so much. Thank you so much. और कभी भी इंडिया आओ, just let me know. अगर मैं लंदन आता हूँ, I'll call you प्लीज and we'll catch up for sure. बिल्कुल Whenever you have, absolutely I'm throwing a party on 12th or maybe on 16th, so you can join us here. I wish gosh अगर मेरा टिकट होता तो मैं जरूर आता वो शो मुंबई I'll but I'll 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 come to London soon. प्लीज आइएगा जरूर आइएगा प्लीज डू कम इट विल बी वंडरफुल टू मीट यू Sure, 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 sure. Thank you so much. Thank you, Thank you, Raj. Anuj. Thank you so Thank you, much. thank you, Thank you. thank you, thank you.